जैसे ही उसकी नज़र रेयर व्यू मिरर पे पड़ी, उसकी चीख निकल गई और उसने एकदम से ब्रेक लगाया, क्योंकि उसने रेयर व्यू मिरर में उसी बच्चे को या उस बच्चे के एक हिस्से को पीछे बैठे हुए देखा था। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डर डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। मैं और मेरी टीम आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। आप जिस तरीके से हमारी स्टोरीज को प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और कमेंट्स तो बस पढ़ के हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये चैनल है द डर डायरीज, हम लोग फिलहाल एक फॉर्मेट पे कहानियां लेके आ रहे हैं जिसका फॉर्मेट बेसिकली लॉन्ग स्टोरीज का है। हम अभी शॉर्ट स्टोरीज पर नहीं कर रहे हैं। जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ एक नया शॉर्ट स्टोरीज भी लेके आएंगे, लेकिन अभी का फॉर्मेट जो है वो लॉन्ग स्टोरीज का है। और आप लोग जिस तरीके से हमारी लॉन्ग स्टोरीज को प्यार दे रहे हैं उसके लिए फिर से एक बार तहे दिल से थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम अब स्पॉटिफाई पर भी हैं। जी हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में स्पॉटिफाई का लिंक मिल जाएगा। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि स्पॉटिफाई पे जाकर भी हम लोगों को उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने यूट्यूब पे आज तक दिया है। स्पॉटिफाई पे एक चीज़ और है कि आप उसको ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। तो अगर गाड़ी चलाते हुए या लेटे हुए या काम करते हुए आप सिर्फ सुनना चाहते हैं कहानियाँ, तो स्पॉटिफाई पे जाके हमें सुन सकते हैं, बट डू ड्राइव सेफ। ठीक है, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, इस ब्रह्मांड की एक एक चीज खुदा ने, ऑलमाइटी ने, अल्लाह ने, भगवान ने बनाई है। तो जाहिर सी बात है इसमें रहने वाले इंसान और हर एक छोटी छोटी चीज भी उस ऑलमाइटी ने ही बनाई। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर ईवल का, डेविल का घर बन जाता है, रिहाइश हो जाती है, इन्फेस्टेशन हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका क्या वजूद है और क्या सबूत है? जो लोग इस बारे में रिसर्च कई सालों से कर रहे हैं उनका कहना यह है कि जिस जगह पर इन्फेस्टेशन होता है अक्सर उस जगह पर कोई ना कोई हिस्ट्री ऐसी जुड़ी होती है जो बहुत या तो ट्रॉमेटिक होती है या डरावनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर या कोई हाउस हॉन्टेड है तो या तो किसी वक्त हिस्ट्री में उस घर में कोई मौत हुई है या कोई ग्रूसम मर्डर हुआ है या कोई एक हादसा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डेविल की, ईवल की इन्फेस्टेशन वहां पर हो गई है। लेकिन एक थ्योरी और है जो इन सब थ्योरी से ज्यादा डार्कर है, जो बार बार हम लोगों के सामने आती रही है। वो ये कि अक्सर हमें लगता है जो भटकती आत्माएं हैं, जो इंसानी भटकती आत्माएं हैं, चाहे वो आपके किसी करीबी की हों, आपके एंसेस्टर्स की हों या किसी इंसानी आत्मा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसानी आत्मा ही है। कभी कभी इंसानी आत्मा के रूप में एक ऐसा डेविल, एक ऐसा ईवल छुपा होता है जिसका हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता। आज की कहानी इसी बारे में है। आज की कहानी है हर्ष की, 2014 की, जब वो नए नए पुणे में शिफ्ट हुए थे और उस वक्त तकरीबन 26 साल के थे। दिसंबर 2014। हर्ष को पुणे शिफ्ट हुए तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से कंप्लीट करके वो पुणे शिफ्ट हुआ है जॉब के लिए। जयपुर में उसकी जॉइंट फैमिली रहती है जहां वो पला बड़ा, पैदा हुआ, और जयपुर में ही उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो कॉलेज टाइम से उसके साथ है, रिदिमा। पुणे आने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ वीडियो कॉल्स और कॉल्स की बनिस्बत चल रहा है। रोज़ एक दूसरे से बातें करते हैं और इससे पहले कि रिदिमा अपनी वहाँ की जॉब को नोटिस दे के यहाँ आ पाए, अभी ऐसे ही रिलेशनशिप चल रहा है। हर्ष एक
एमएनसी में काम करता है, मिड लेवल मैनेजमेंट में, और उसकी अभी एक नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी है क्योंकि वो यूएस क्लाइंट्स को सर्विस करता है, उनकी मार्केटिंग नीड्स पूरी करता है वगैरह वगैरह। ये शिफ्ट है सुबह 2 बजे से, यानी 2 AM से लेकर सुबह तकरीबन 11 बजे तक। पुणे आने के बाद अभी वो रह रहा है पुणे के अनुपम नगर में, और उसका ऑफिस है मगरपट्टा में। अब शुरू में तो वो अनुपम नगर से मगरपट्टा ऑफिस कैब से जाता था, जिसमें और लोग भी फंसे होते थे, उसमें फंसा के जाता था। लेकिन 3 महीने पूरे होने के बाद उसने एक EMI पर एक सेकेंड हैंड कार शेवरोले बीट ले ली। उसने सोचा जब रिद्धिमा भी आएगी तब भी ज़रूरत पड़ेगी, और अभी ट्रैवल के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली जाए। छोटी गाड़ी है, पार्किंग में आसानी हो जाती है और ट्रैवल में भी आसानी हो जाती है, उसको जल्दी निकलना नहीं पड़ता कैब्स के साथ। अब वो रोज़ 1 बजे के आसपास निकलता है अनुपम नगर से और मगरपट्टा जाता है। तकरीबन उसको 40-45 मिनट लगते हैं। और ये जो ड्राइव है अनुपम नगर से मगरपट्टा की, ये बड़ी पसंद है उसको। पुणे के खामोश रोड्स पे आराम से अपनी कार में बिना म्यूजिक, बिना बात करे चलते चले जाना। अनुपम नगर में जहाँ पर हर्ष इस वक्त रह रहा है, वो एक मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी टाइप का जगह है, जहाँ पर उसको ये एक 1 BHK टाइप का 1 स्टूडियो अपार्टमेंट उसको मिला है। और जो उसकी सैलरी है, जिसमें उसको कार की EMI भी देनी है और रेंट भी देना है, अभी यही अफोर्ड वो कर पाया। जब वो यहाँ शिफ्ट हुआ था तो एक लड़का और यहाँ पे रहता था, राजेश। लेकिन कुछ ही वक्त में राजेश यहाँ से छोड़ के चला गया, उसकी जॉब कहीं और लग गई थी। और उसके जो लैंडलॉर्ड हैं मधुकर रानाडे जी, वो वैसे तो शुरू में हर्ष की जो ऑफिस टाइमिंग है उसको लेके थोड़े से चिंतित भी थे, थोड़े से बॉदर्ड भी थे। लेकिन धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ गई, क्योंकि हर्ष ने उनको बॉदर करना बंद कर दिया था। जब वो सुबह आता था तो चुपचाप अंदर जाता था, रात को जब निकलता था तो चुपचाप निकल जाता था, किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहा था। हालांकि रानाडे जी जो हैं वो इस वक्त एक और टेनेंट ढूंढ रहे थे शेयर करने के लिए, ताकि वो रेंट शेयर हो सके। लेकिन फिलहाल के लिए एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में हो गई थी कि जब तक कोई नहीं मिलता तब तक हर्ष अकेला ही रहेगा। और इसी तरह से हर्ष के जो टाइम था अनुपम नगर से मगरपट्टा जाना, वहाँ से वापस आना, ये आराम से चल रहा था। अंटिल दैट वन नाइट, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्ष की जिंदगी पलट दी थी। हमेशा की तरह वो तैयार होके तकरीबन 1 बजे के आसपास अपनी शेवरोले बीट कार में निकला अपने घर से। दिसंबर में पुणे की ठंड नॉर्थ इंडिया की ठंड की तरह नहीं होती। नॉर्थ इंडिया में एक पिंचिंग ठंड होती है, जिसमें कपड़ों की लेयर्स बहुत सारी हों तभी राहत मिलती है। पुणे में हाउएवर वो ठंड थोड़ी सी अलग होती है। थोड़ी ह्यूमिड भी होता है, थोड़ी गीली भी होती है, लेकिन थोड़ी खुनकी भी होती है, जिसमें एक पतली जैकेट अगर पहन लें तो सफाइज हो जाता है। तो वो अपनी पतली सी जैकेट पहन के अपने कपड़े अच्छे से एडजस्ट करके शेवरोले बीट में बैठा अपनी गाड़ी में, और रोज़ की तरह अपने घर के इलाके अनुपम नगर से मगरपट्टा की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पड़ती है मूला रिवर, जिसके ऊपर एक ब्रिज है जिसको कहते हैं होलकर ब्रिज। होलकर ब्रिज के इस साइड रहता है हर्ष और मगरपट्टा है उस साइड, तो उसको रोज़ ये होलकर ब्रिज क्रॉस करना ही होता है। रोज़ की तरह वहाँ से जा रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस रात रिवर साइड पर, यानी कि होलकर ब्रिज से पहले ही हल्का हल्का कोहरा यानी धुंध शुरू हो गई थी। जब आपको धुंध दूर से दिखती है तो आप सोचते हैं कि ठीक है निकल जाएंगे, लेकिन जब आप धुंध में घुस जाते हैं तब कभी कभी एहसास होता है कि ये धुंध इतनी गहरी हो गई है कि ना आप आगे देख सकते हैं ना पीछे। हर्ष भी इस धुंध में, अपने ही धुंध में जब चलता चला जा रहा था, घुस गया। घुसने के बाद एहसास हुआ कि उसको स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, अपने ब्लिंकर्स ऑन करने पड़ेंगे और अपनी लाइट को हाई बीम पर करना पड़ेगा, ताकि वो आराम आराम से अपने अंदाजे से, क्योंकि रोज़ का वो रास्ता था, होलकर ब्रिज को क्रॉस कर सके।
अब ऐसे मौके पे रात के इस पहर में जब आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है और आप धुंध में चला रहे हैं तो हल्की नर्वसनेस होना लाजमी है। ऐसे ही थोड़ी सी नर्वसनेस हर्ष को भी हुई। इसीलिए शायद उसने अपना हाथ बढ़ा के डैशबोर्ड में से वो पेन ड्राइव निकाली जिसमें वो गाने भरा करता था, ताकि वो इस वक्त अपने स्टीरियो में पेन ड्राइव लगाकर गाने सुन सके। गाने इसलिए नहीं सुनना चाहता था कि गाने सुनने की एकदम से कोई चाह हो रही थी, लेकिन अपनी नर्वसनेस को दबाने के लिए और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए और रोड पे कंसंट्रेट रखने के लिए कहीं ना कहीं वो गाने सुनने का डिसाइड किया। उसने पेन ड्राइव स्टीरियो में लगाई, पेन ड्राइव नहीं चली, फिर निकाली, फिर लगाई, फिर नहीं चली। अरे यार, अब इसको क्या हो गया? वो अपने आप में बड़बड़ाने लगा। लेकिन अब उसकी नज़र स्टीरियो पे थोड़ी ज़्यादा थी। आमतौर पर यही होता है ड्राइवर्स के साथ। जब कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे आजकल मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल में मैसेज चेक करते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए नज़र जो है वो रोड से हटती है, और वो कुछ सेकंड ही कभी कभी बहुत फेटल हो जाते हैं। इसकी कुछ सेकंड के लिए नज़र हटी थी, पेन ड्राइव की तरफ, स्टूडियो की तरफ देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ द आई जो है वो अभी भी रोड पर था। उसी कॉर्नर ऑफ द आई से इसको महसूस हुआ कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि जो रोड के बीच के डिवाइडर होता है उससे दूसरी साइड वो क्रॉस कर रहा है। इसको जब एहसास हुआ तो एकदम इसने ब्रेक लगाया और स्क्रीच करती हुई शेवरले बीट बीच रोड पर रुकी, और एकदम से ये पैनिक हो गया। सबसे पहले इसने इधर उधर देखा, फिर रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, लेकिन आगे और पीछे सिर्फ धुंध थी, कुछ नहीं था। तब इसने ध्यान से इधर उधर देखने की कोशिश करी कि ये क्या था जो इसको एहसास हुआ, ये कौन था जिसने रोड क्रॉस किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रेलिंग के पास, जहां से रिवर दिख रही थी, एक बच्चा खड़ा है। बच्चा तकरीबन 8-9 साल का रहा होगा। ये हर्ष को लगा। बच्चे की पीठ गाड़ी की तरफ है और मुंह जो है उसका नदी की तरफ है। इसने शीशा हल्का सा नीचे किया और एक फिट ऑफ द रेज में या गुस्से में बोल पड़ा, अरे अंधे हो क्या? ऐसे कोई रोड क्रॉस करता है? मरना है क्या? ये कहकर, जैसे कि एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन इंसान करता है रोड रेज में, ये कहकर शीशा ऊपर किया और ब्रेक से पैर हटाए और हल्के हल्के उसकी गाड़ी मूव होने लगी। उसने उस वक्त देखा तक नहीं कि उस बच्चे ने मुड़कर हर्ष को देखा था। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो लेफ्ट हैंड साइड के साइड वे मिरर में उसने देखा तो उसको हल्का सा बच्चे का धुंध में एक सिलुएट, एक काला साया सा आउटलाइन सी नजर आई, जो आउटलाइन धीरे 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 कोहरे में खो रही थी। और ये सीधा वहाँ से ड्राइव करके ऑफिस पहुँच गया, ऑफिस की पार्किंग में पहुँच गया। अब क्योंकि लाइट आ गई थी, कोहरा ख़त्म हो गया था, तो जैसे नर्वसनेस भी इसकी ख़त्म हो गई थी। जैसे ही कार लगाई, जैसे ही ये उस अपनी खामोशी में चलती हुई कार, अपने थॉट्स के साथ चलती हुई कार, बिल्कुल सन्नाटे में चलती हुई कार, और बिल्कुल सन्नाटे वाले पार्किंग लॉट में उसने कार लगाई, वैसे ही एकदम से म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। जैसे ही म्यूजिक सिस्टम ऑन हुआ, लाउडली वो एकदम से घबरा गया। उसने हड़बड़ाहट में पेन ड्राइव एकदम से खींची और स्टूडियो बंद किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो मुंह से बाहर आ जाएगा। वो उसी हालत में बस अपने दिल पे हाथ रख के बाहर निकला, बैग निकाला, गाड़ी लॉक करी, लिफ्ट ली और अपने फ्लोर पर चला गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसके सांस में सांस आई कि वो अपने फेमिलियर एनवायरनमेंट में है, लेकिन उसको नहीं पता था कि जो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी, वो रात अपना काम कर चुकी थी। उसके साथ क्या होने वाला है ये उसको अंदाजा भी नहीं था। वो रात हर्ष के लिए गुजारनी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन जैसा कि हम करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर देते हैं, शायद हर्ष ने भी वही किया। वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके सुबह वापस घर आया, घर आके खाना वाना खाया और सो गया। उस रात वो तकरीबन
8 बजे के आसपास रात को उठा। कुछ देर बेड पर ही लेटा रहा। वही खाली घर, वही खाली कमरा। अब ये नाइट शिफ्ट का पूरा रूटीन कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर थोड़ा सा टोल लेने लगा था। वो घर को मिस करता था, माँ को मिस करता था, माँ के हाथ के खाने को मिस करता था। वो गट्टे की सब्जी, वो दाल, वो चावल, माँ के हाथ के, सब मिस करता था। इस जॉब से पहले उसने जयपुर के बाहर शायद कदम अकेले कभी रखा ही नहीं था। तो ये पहली बार था उसकी पूरी जिंदगी में अभी तक की कि वो इतना अकेला रह रहा था। तो कहीं ना कहीं अकेलापन भी उसके जहन पर हावी होने लगा था। वहीं लेटे लेटे उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ से रेगुलर बातें हुई। माँ ने पूछा, कैसा है बेटा, खाना सही से खा रहा है, जॉब क्यों नहीं कर लेता जयपुर में, इतनी दूर क्यों है तू अपने माँ बाप से, जयपुर में जॉब ढूंढ ले। वही सब जो एक माँ कह सकती है। उसने बस सुनता रहा और उस वक्त कहीं ना कहीं उसका शायद अपने फादर से बात करने का मन नहीं था, क्योंकि होता यह है कि जब आप फादर से बात करते हैं तो वो पहचान जाते हैं वो चीज़ें भी जो आप बताना नहीं चाहते या बताते नहीं। तो उसने माँ से बोला कि मुझे तैयार होना है, और ये करके उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने रिद्धिमा को स्काइप कॉल करी। रिद्धिमा से बात करके उसको बेहतर लगता था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बातें हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, ना उनसे शेयर कर सकते, इस समझ के या इस पर्सपेक्टिव से कि वो समझ नहीं पाएंगे। आफ्टर ऑल एक जनरेशन गैप तो होता ही है। लेकिन रिद्धिमा से बात करके उसको बहुत अच्छा लगता था, अपना दिल हल्का किया करता था, उससे चीज़ें शेयर किया करता था। उस वक्त उसने रिद्धिमा से स्काइप कॉल करी और फिर उसके बाद कॉल रख के वो तैयार होने चला गया। रोज़मर्रा की तरह वही अकेले तैयार होके जो खाना वो खा सकता था, पिछली रात का पनीर बचा हुआ था वो लिया, जैसे जैसे वो जो खाना होता है वो खाया, और अपनी शिफ्ट के टाइम पर तैयार वैयार होके अच्छी सी शर्ट पहन के अपने गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी में बैठ के यही सोचने लगा कि कब तक, आखिर कब तक ये इसी मंडेन रूटीन में चलता रहेगा। लेकिन शायद अब इसी को एडल्टहुड बोलते हैं। खुद को वो रेयर व्यू मिरर में देख रहा था और खुद को देखते देखते खुद से बातें करने लगा। क्यों भाई हर्ष, बहुत जल्दी थी ना बड़े होने की? क्या सोचता था, बड़ा होऊंगा, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा? हो गया बड़ा, हो गया इंडिपेंडेंट, कमा रहा है पैसे। अकेलेपन का तूने सोचा नहीं ना हर्ष, पड़ गया ना अकेला। इस तरह की बातें हर्ष खुद से करने लगा था। शायद इतना अकेला हो गया था कि ये बातें करने के लिए भी कोई नहीं था उसके आसपास। बस इसी अकेलेपन में उसने गाड़ी स्टार्ट करी और चल पड़ा अनुपम नगर से मगरपट्टा अपने ऑफिस की तरफ। रास्ते में पड़ता है वही होलकर ब्रिज, उसी मुला रिवर के ऊपर। इस बार जब वो ब्रिज से थोड़ा सा पहले पहुंचा, इस बार कोहरा नहीं था, रास्ता साफ था बनिस्बत लास्ट नाइट के। और इस बार साफ इसलिए भी था क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स जली हुई थी, जो कि कल बिल्कुल बंद थी, या शायद कोहरा इतना था कि स्ट्रीट लाइट्स नजर भी नहीं आ रही थी। इस बार उसकी आंखें ब्रिज से पहले कुछ ढूंढ रही थी, उस बच्चे को। न जाने क्यों हर्ष के माइंड में, हर्ष के मन में एक ख्याल था कि आज भी उसको शायद वो बच्चा दिख सकता है। अभी तक भी ख्याल ये था कि यार ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? किसी स्ट्रीट वेंडर का बच्चा है, कोई होमलेस बच्चा है, या कोई आसपास के गांव से बच्चा उस वक्त आ गया? रात के उस पहर एक बच्चा 8-9 साल का रोड पर कर क्या रहा था? यही सब ख्याल, यही सब सवाल उसके माइंड में लगातार चल रहे थे, और वो चारों तरफ रोड पर ध्यान से देखते हुए चल रहा था। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी चलाते वक्त कोई चीज़ ढूंढते हैं तो अपने आप स्पीड आपकी स्लो हो जाती है, पैर अपने आप एक्सेलरेटर से थोड़ा सा उठ सा जाता है। तभी उसकी नज़र फिर से पड़ी उसी जगह पर, उसी साइड जहां एक रात पहले उसने बच्चे को देखा था। बच्चा वहीं रेलिंग के पास, मूला रिवर की तरफ जो रेलिंग खुलती है वहां पर खड़ा हुआ था।
लेकिन इस बार उसने एक डिटेल नोट करी जो वो बाद में कहीं ना कहीं विश कर रहा था कि उसने नोट ना करी होती। इस बार बच्चा रिवर की तरफ नहीं, हर्ष की तरफ देख रहा था। और बच्चा इतना स्टिल खड़ा था, इतना सीधा, इतना ऐसे बिल्कुल बिना हरकतें करता हुआ खड़ा था जैसे कोई स्टैचू हो। ऐसा स्टैचू जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जिसकी हाथों में कोई हरकत नहीं है, जिसकी बॉडी 1 सेंटीमीटर भी हिल नहीं रही है। ये अगर 8-9 साल का बच्चा है और अगर यहां आसपास कहीं रहता है, होमलेस ही सही या कुछ भी कहीं भी, तो कुछ तो हरकत करेगा ना। बच्चे थोड़े चुलबुले होते हैं, अगर सीधे भी खड़े रहें, बिल्कुल स्टिल भी खड़े रहें, तब भी थोड़ी हरकतें उनकी बॉडी में होती रहती हैं। उनकी खसलत ही ऐसी होती है बच्चों की। वो बिल्कुल सीधा स्थिर नहीं खड़े रह सकते, लेकिन उस बच्चे के फेस पर कुछ अजीब सी स्थिरता थी। एक ऐसी स्टिलनेस, एक ऐसी स्थिरता जो शायद हर्ष की रूह तक, अंदर तक जा रही थी। और वो बच्चा लगातार सिर्फ हर्ष की गाड़ी जाते हुए देख रहा था, और हर्ष भी गाड़ी स्लो स्लो ड्राइव करते हुए बच्चे की तरफ देखता जा रहा था। बच्चे के कपड़े भी नोट किए थे उसने। कपड़े फटे नहीं थे, लेकिन गंदे थे। लाइट में आज साफ चीजें नजर आ रही थीं। और ऐसा भी नहीं था कि बच्चा इतना गरीब लगे कि कोई होमलेस था, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो शहर से आया था। इसका मतलब कोई आसपास स्ट्रीट वेंडर है शायद, जो दिन में अपना ठेला लगाता है या दुकान लगाता है, और आसपास कहीं वो फैमिली शायद सोती है किसी झुग्गी में, किसी चीज़ पर। उन्हीं का बच्चा होगा, यहाँ आ गया होगा, और तो कोई वजह हो ही नहीं सकती इस सुनसान इलाके में एक 8-9 साल के बच्चे के होने की। यही जहन में सवाल करते करते वो वहाँ से निकल गया और धीरे धीरे फिर होलकर ब्रिज क्रॉस हो गया। हर्ष के माइंड में इस वक्त सवालों का सैलाब था। उसने एकदम से फ़ोन उठाया और रिद्धिमा को फ़ोन कर दिया। न जाने क्यों बस उसकी उंगलियां एकदम से रिद्धिमा के नंबर पे गईं और कॉल चला गया। 4, 5, 6, 7 घंटियों बाद रिद्धिमा ने फाइनली फ़ोन उठाया। जाहिर सी बात है, रात का 1 बज रहा था, तो रिद्धिमा सो रही होगी। उसका सुबह 9 बजे ऑफिस शुरू होता है। उसको थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि यार वो सो रही होगी, फ़ोन कर दिया। और जैसे ही वो रखने वाला था, रिद्धिमा का एकदम से वहाँ से आवाज़ आई, हेलो हर्ष, क्या हुआ, सब ठीक है? इस वक्त तुम कॉल कर रहे हो? हाँ रिद्धिमा, बस सब ठीक है, बस आई वॉज मिसिंग यू और ऐसे ही कॉल कर लिया। चलो तुम सो जाओ। नो आई एम अवेक, टेल मी व्हाट हैपेंड, यू डोंट कॉल दिस एट दिस आवर नॉर्मली, व्हाट इज़ द इशू? नहीं यार कुछ नहीं, बस बात करने का मन हो रहा था। हाँ तो बोलो ना। और फिर हर्ष ने बोलना शुरू किया। उस वक्त उसके जहन में जो चीज़ें आईं सब उसने बताई। उसका बॉस, उसकी डेडलाइंस, उसका फिनिकी क्लाइंट, उसकी रिव्यू, उसकी नई जॉब, उसका प्रोबेशन पीरियड, उसकी नाइट शिफ्ट से प्रॉब्लम, अकेलापन, सब कुछ उसने बताया। और बताते और गाड़ी में चलते चलते फाइनली वो अपने ऑफिस की उस खामोश पड़ी पार्किंग लॉट में पहुंच गया था। उसका मन कर रहा था कि वो रिद्धिमा को बच्चे के बारे में बता दे। उसके मुंह पर बात आ ही गई थी, लेकिन फिर ही चोज नॉट टू टेल रिद्धिमा। उसने ना बताना ही मुनासिब समझा। बस यार रिद्धिमा, तुम सो जाओ, आई विल बी फाइन। ओके, लिसन टू मी हर्ष वेरी केयरफुली। रिद्धिमा ने एक अनाउंसमेंट की तरह उसको बोला, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड शायद बोलती है। और यही होता है 5 साल के रिलेशनशिप में। आप चाहे जितना भी अपनी फीलिंग्स छुपा लें अपने अल्फाज के पीछे, अपने जो भी वो आप बोल रहे हैं उसके पीछे, लेकिन जो पार्टनर होते हैं वो समझ ही जाते हैं। क्योंकि 5 साल जब आप साथ में बिताते हैं तो ऐसी आदतें भी उनको पता लग जाती हैं जो शायद आपको खुद नहीं पता होती। तो रिद्धिमा समझ गई थी कि कुछ तो हर्ष के साथ चल रहा है। तो उसने अनाउंसमेंट के तौर पर उसको बोला कि ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
एवरी टाइम एवरी डे जब आप अपने ऑफिस के लिए निकलोगे, आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपके साथ कॉल पे रहूंगी जब तक आप ऑफिस नहीं पहुंच जाते। अरे यार रिद्धिमा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें सुबह ऑफिस जाना होता है, मैं रात को 1 बजे के आसपास निकलता हूँ। दैट्स नॉट फेयर। आई एम नॉट आस्किंग हर्ष, आई एम टेलिंग यू। आप वही करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। हर्ष के मुंह से एक छोटी सी स्माइल निकली। गाड़ी में बैठे बैठे, जो कि अब पार्किंग लॉट में पहुंच चुकी थी और पार्किंग लॉट में ही खड़ी थी, और उसी में बैठे बैठे उसने अपना सर जो है पीछे सीट पे लगाया। एक इत्मीनान की सांस उसके मन में आई, एक ठहराव सा उसके मन में आया, और उसको लगा कि इस अकेलेपन में भी कोई है जो चाहे दूरी बैठी है, लेकिन वहां बैठकर भी इसका ख्याल रखती है, वहां बैठकर भी इसको समझती है। रिद्धिमा, यू नो ना आई लव यू। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता यार। आई नो, जाओ अब तुम्हारी शिफ्ट का टाइम हो गया है। उसने फ़ोन रख दिया। वो अपने डेस्क पे आया, लॉग इन किया, काम वाम करना शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे उसकी शिफ्ट एंड हुई। तकरीबन 11:15 11:20 पर वो ऑफिस से निकला और घर की तरफ चल पड़ा। सुबह जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, इस बार क्योंकि दिन का टाइम है, सूरज चरम सीमा पे है, जब वो होलकर ब्रिज के पास पहुंचता है तो उसका सारा ध्यान इस चीज़ पर है कि कहीं आसपास कोई एक स्लम एरिया, कोई ऐसी झुग्गी, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां उसको देखकर समझ में आए कि बच्चा जो उसको 2 रात लगातार सेम स्पॉट पर दिखा है, सेम टाइम पर, वो कहाँ रहता है और कैसे आ जाता है उसी जगह पर रोज रात को उसी टाइम पर। वो जो रोड पर केओस है, गाड़ियां चल रही हैं, ठेले खड़े हैं, बाइक्स चल रही हैं, पैदल लोग क्रॉस कर रहे हैं, हॉर्न की आवाज़ें हैं, लोगों की बातें हैं, चपड़ चपड़ है, उन सब चीज़ के बीच उसका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर है कि ब्रिज के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखूं, कहीं कोई झुग्गी, कहीं कोई बस्ती, कहीं कोई ऐसी चीज दिखे, स्लम एरिया दिखे जहां से पता लगे कि बच्चा यहां से आता है। लेकिन वहां आसपास कुछ नहीं दिखा उसको। वो थोड़ा हैरान भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्ट्रीट वेंडर का बच्चा या कोई स्लम एरिया से आया बच्चा या किसी गरीब का बच्चा जिसके हुलियों को देख के लग रहा है कि वो गरीब है, वो उस वक्त आए वहां पर। इसी ध्यान में चलते चलते उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो पूरा रास्ता क्रॉस कर गया है। कभी कभी होता है कि आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आपकी मसल मेमोरी जो है वो आपको रास्ता ड्राइव करवा देती है, लेकिन आपका जहन एक्चुअली रोड पर नहीं होता, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, और जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि टाइम गया कहाँ। ऐसे ही उसके साथ हुआ था। वो जब उसको रियलाइजेशन हुआ, वो अपने घर के नीचे पार्किंग में ही खड़ा था। वहां गाड़ी में बैठे बैठे 2 मिनट उसने सोचा कि बच्चा आखिर कहाँ से आता है। उसका दिमाग वहां से हट ही नहीं रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर राणा डे की ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की मकान पर। उसके जो लैंडलॉर्ड हैं वो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर उनका ही था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर कुछ कमरे थे और वहीं से अंदर एक स्टेयरकेस उनके फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था, जिसमें उसके अकॉर्डिंग शायद बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे थे, क्योंकि कुछ एक खिड़कियाँ थीं जो बाहर की तरफ खुलती थी और अक्सर मिस्टर राणा डे जो हैं वो खिड़की पर खड़े पाए जाते थे कि बाहर देखते हुए। उस दिन भी उसकी जब नज़र पड़ी तो मिस्टर राणा डे ऊपर फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से झांक रहे थे, या यूं कहें चुपके से देख रहे थे। वो थोड़ा एकदम से ऑकवर्ड सा हो गया। उसने उनको नमस्ते पे ऐसे दूर से इशारा भी किया और फिर बाहर निकला, अपना लैपटॉप बैग निकाला और अपने फ्लोर की तरफ चल पड़ा। वो स्टेयर्स क्लाइम करते 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 फर्स्ट फ्लोर और थोड़ा सा ऊपर ही गया था कि उसने देखा उसके लैंडलॉर्ड का फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा खुला और मिस्टर राणा डे बाहर आए। वो अब सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ की तरफ ही था, 2-4 सीढ़ियाँ ऊपर हो चुका था, और वो खड़े थे फर्स्ट फ्लोर पे अपने दरवाजे के बाहर पेडेस्ट्रियल पे, और ऐसे उन्होंने अपने कमर पर हाथ रख रखे थे और एक अजीब कंफ्यूज स्टेट में उसको देख रहे थे। ये उनका टिपिकल स्टांस था, ये बताने का कि ये भाई ये मेरा घर है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह रहे हो, इस तरह का। तो उस चीज़ के लिए वो यूज्ड टू हो चुका था। लेकिन आज उनकी नज़र में एक कन्फ्यूजन सा था। वो उसको देखे चले जा रहे हैं और फिर बाहर उसकी गाड़ी की तरफ देखते हैं और फिर उसकी तरफ देख रहे हैं।
उसको समझ नहीं आया कि मिस्टर रानाडे आखिर इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मिस्टर रानाडे ने आखिर ऐसा क्या देखा कि वो इतने कंफ्यूज से हो गए। उस दिन हर्ष घर आकर तकरीबन 3 बजे के आसपास सोने लेटा। काफ़ी काम होते हैं घर आने के बाद, खाना खुद बनाना होता है, लॉन्ड्री खुद करनी होती है, घर की सफाई भी होती है। उसी चक्कर में चाहे वो 12 बजे आ पाए या 12:30 बजे आए, सोने में 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। और वो जब थक हार कर सोया तो इस तरीके की नींद सोया जैसे वो एक बिल्कुल डीप डार्क स्लीप में चला गया हो। फिर उसने ख्वाब देखा। पहली बार उसने ख्वाब में अपने दादू को देखा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। जब हर्ष 15 साल का था लगभग, तब उनकी डेथ हो गई थी। और इस दुनिया में हर्ष ने शायद अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने दादू से प्यार किया था। उनके बहुत करीब था, उनका लाडला था। तो उसने अपने दादू को इतने साल में, उनकी डेथ के बाद, कभी भी ड्रीम में नहीं देखा। उसने ख्वाब में देखा कि वो तकरीबन 8-9 साल का है और अपने पूरे घर में, जयपुर वाले जो उनका घर था जहाँ उसकी पैदाइश थी, उसमें पूरे में दौड़ता फिर रहा है, खेलता फिर रहा है जैसे कोई 8-9 साल का बच्चा करता है। फिर उसको एक दरवाज़ा दिखा, उसके दादू के रूम का दरवाज़ा, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक्चुअल में उसके दादू के रूम का दरवाज़ा था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा उसके दादू सामने रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए हैं, जैसे वो अक्सर जब वो जिंदा थे अपने कमरे में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा करते थे। आराम से पसार के बैठे हुए हैं। जब वो कमरे की दहलीज पर है तो दादू उसको देखकर स्माइल कर रहे हैं और वो अब दादू की तरफ भागना चाहता है। वो भागा दादू की तरफ, लेकिन जैसे जैसे वो दादू की तरफ अपने बढ़ रहा था, उसके दादा का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। उसके दादा जो पहले हंस रहे थे जब वो दहलीज पे खड़ा था, अब कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक परेशानी, एक डर सा आ रहा था। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था उसके लिए कि वो उसने अपने लिए कभी महसूस नहीं किया था। वो जब दादा के बिल्कुल अपने दादू के पास पहुंचा तो उनको एहसास दिलाने के लिए कि ये उनका हर्ष है, उनका बबलू है, उसने बोलने की कोशिश करी, दादू मैं आपका बबलू। आप बोलना चाह रहा था वो, लेकिन उसके हलक में आवाज जैसे बंद सी हो गई थी, निकलने का नाम ही नहीं थी। ड्रीम्स में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये ड्रीम बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसने पहली बार इतना क्लियर ड्रीम वो देख रहा था जिसमें उसने अपने दादू की बिल्कुल एक एक डिटेल, वो क्या पहनते थे, क्या हाथ में पहना करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे बाल बनाते थे, कैसे वो दिखते थे, उनका चश्मा कैसा था, सब कुछ एग्जैक्ट उसको दिख रहा था। लेकिन जब वो दादू को एहसास नहीं दिला पाया और उसने फिर एकदम से अपने आप को देखा, अपने हाथ देखे, अपने कपड़े देखे, तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसने देखा कि हर्ष अपने ड्रीम में वो बच्चा है जो उसको होलकर ब्रिज के पास दिखता है। वही खाकी शॉर्ट, वही हाफ स्लीव्स की वाइट टी शर्ट, वही गंदी सी हुई, उसके हाथ भी वैसे ही गंदे, बिल्कुल वैसे ही। वही बच्चा जो उसको होलकर ब्रिज दिखता है वो हर्ष है। और एकदम से उसको देखकर उसके दादू बोले, बबलू तूने क्या किया बेटा, तूने क्या किया? उसको आवाज देकर क्यों बुलाया तूने? अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तेरी जान लेकर रहेगा। बबलू क्या कर दिया तूने बेटा? ये कहना था उनका और उसकी एकदम से आंख खुली। जब वो आंख खुली उसकी और वो हाँपता हाँपता एकदम से उठ के बैठा, पसीने में तर हो चुका था। दिसंबर के पुणे के मौसम में भी, जो कि रात को इतनी खुनकी होती है कि आपको कोई चीज़ ओढ़नी पड़ जाए, उस मौसम में वो बिल्कुल पसीने में तर था और एट द सेम टाइम वो शिवर भी कर रहा था, उसके कांप रहे थे हाथ। ऐसा ड्रीम उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने टाइम देखने की कोशिश करी तो उसने एकदम से अपना मोबाइल टटोला। मोबाइल किसी तरह से हाथ में आया, क्योंकि अभी भी कमरे में उसके घड़ी नहीं थी। शायद वो घड़ी लगाना नहीं चाहता था इस कमरे में।
क्योंकि इस कमरे को, इस घर को कहीं भी अपना अपना नहीं मानता था अभी तक। तो हाथ टटोल के उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल देखा, ऑलरेडी रात के 1:30 बज चुके थे। 1:30 बज चुके थे। 1:30 बजे तो अक्सर वो ऑफिस पहुंच जाया करता था या पहुंचने वाला होता है। इतना लंबा कैसे सो गया वो? और उसको एहसास क्यों नहीं हुआ? उसका अलार्म क्यों नहीं बजा? उसकी नींद खुल जाती है, ऐसा कैसे हुआ? एकदम से हड़बड़ा के उठा। अब जब आपको कोई ऐसा विविड ड्रीम आए जिसने आपके माइंड को एक तरह से हिला दिया है और आप एकदम से उठें और आपको एकदम से बेड से उठना पड़े और अपने काम की तरफ चलना पड़े, तो आपका ब्रेन हल्का सा फॉगी रहता है, जो आपको एहसास बाद में होता है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो रियलिटी की तरफ आता है। उसके साथ भी वही हो रहा था। उसने एकदम से अपने कपड़े निकाले और टॉवल लिया और बाथरूम की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पर मैं आपको उसके घर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता चलता हूँ। आपको स्क्रीन पर भी उसके घर का स्ट्रक्चर हम दिखा देंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं ताकि आप इसको रेफर कर सकें जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका घर 2nd फ्लोर के टेरेस पर बना हुआ था, जिस पे अक्सर लोग टेरेस का आधा हिस्सा छोड़कर एक बरसाती टाइप की बना देते हैं किराए पर देने के लिए, सस्ते किराए पर देने के लिए, उन लोगों को जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब इसमें मिस्टर रानाडे ने कंस्ट्रक्शन कैसे कराई थी? बाहर से बिल्कुल मेन डोर के अंदर आते ही एक जीना निकाला था, स्टेयरकेस बनाया था जो कि टेरेस पर खुलता था। टेरेस पर आप जाएंगे, आपको पूरा टेरेस पार करना होगा बिफोर घर बिगिंस। आप पूरा टेरेस क्रॉस करके घर की तरफ पहुंचेंगे। घर में एंटर होने के बाद आपको एक हॉल दिखेगा, जो उस वक्त का इसका फ्रेंड राजेश अपने रूम के तौर पर उसको इस्तेमाल किया करता था। एक लेफ्ट साइड पर एक रूम है जिसमें अब हर्ष रह रहा है, और हॉल की राइट साइड पर एक किचनेट है। पूरा किचन भी नहीं है, किचनेट है। बाथरूम हाउएवर उन्होंने बाहर टेरेस पर बना रखा है, यानी कि अगर हर्ष को किसी वक्त बाथरूम यूज करना है तो उसको अपने कमरे से निकल के पहले हॉल में आना होगा, हॉल से उसको दरवाज़ा पार करना होगा, मेन टेरेस पर आना होगा, टेरेस पे थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रॉस करके उसको वॉशरूम जाना होगा। और एक बल्ब टेरेस पर वॉशरूम के बाहर दीवार पर लगा होता था, जिस बल्ब का स्विच जो है मिस्टर रानाडे के पास नीचे था। अब वैसे तो वो अक्सर उसको ऑन रखते थे, लेकिन रात में जब वो सोने जाते थे अपने आदत अनुसार, किसी भी लैंडलॉर्ड की आदत अनुसार, उसको बंद कर दिया करते थे। तो दिन में तो ठीक है, वो अक्सर हर्ष दिन में जब वहाँ होता था तो वॉशरूम यूज़ करता था, लेकिन रात में उसको अपने मेन घर से निकलकर जब बाथरूम की तरफ आना होता था तो अक्सर उसको अपने फ़ोन की बैकलाइट कभी कभी ऑन करनी पड़ती थी। वैसे तो आसपास की लाइट थोड़ी बहुत छन छना के वहाँ पर आया करती थी, और अब वो ये चीज़ इतनी बार कर चुका था पिछले कुछ महीनों में जो यहाँ रह रहा था कि अब मसल मेमोरी हो गई थी, उसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। उस रात भी जब वो उठा, उसको जल्दबाजी में वॉशरूम जाना था, तो वो एकदम बाहर निकला, वॉशरूम की तरफ भागा, वॉशरूम गया और उसने अपने तैयारी करी और शावर लिया वगैरह वगैरह। जब वो वॉशरूम से बाहर आया और वॉशरूम का दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया और अपने घर की तरफ वॉक कर रहा था, तो कॉर्नर ऑफ द आई से उसको टेरेस के एक तरफ पैरापेट के पास जो रेलिंग होती है उसके पास उसको कुछ नजर आया। अब यहां वो इग्नोर भी हो सकता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज देखते हैं फिर उसकी तरफ देखते हैं, ऐसे आपकी नज़र उसको कैच कर लेती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेता है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड को शायद 1 माइक्रोसेकंड 2 माइक्रोसेकंड लगते हैं उसको दोबारा देखने के लिए, दोबारा समझने के लिए। उसके साथ भी वही हुआ। जब वो दरवाज़ा बंद करके अपने घर की तरफ चल ही रहा था कि उसको कॉर्नर ऑफ द आई में वो नज़र आया। पहली बार देखा, फिर दूसरी बार जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ उसको एक फिगर, एक साया नज़र आया, जो कि एक शैडो सा बन रहा था दीवार पर। उसने गौर से देखने की कोशिश भी करी, लेकिन उस रात की खामोशी में
पुणे की हल्की सी खुनकी ठंड में उसको इतनी शिवरिंग हुई उस साए को देखकर कि उसके कदम अपने आप घर की तरफ बढ़ दिए और थोड़े थोड़े तेज कदमों से वो एकदम से अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया और हल्का सा शिवर करने लगा। अब दरवाज़ा उसके पीछे था, उसने एक तरह से बंद कर लिया था और कुछ सेकंड वो 30 सेकंड 40 सेकंड वहीं खड़े होकर उस साए के बारे में सोचने लगा। साए का ना कोई चीज़ थी जो उसको फेमिलियर सी लग रही थी, जैसे जैसे कुछ कुछ बात है उस साए में। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है साए में, क्या है, किस तरीके का साया है। हो सकता है कि वहाँ जो इतने बड़े बड़े प्लांट्स रखे हुए हैं, जो मिसेस राना डे जिनकी देखभाल करती हैं रोज़ आके, जो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स जो हैं पैरापेट के कॉर्नर पे रख रखे हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी एक की शैडो बन रही हो। इसीलिए उसने क्या किया, जो उसका मेन डोर था उसके लेफ्ट साइड पर एक खिड़की थी, क्योंकि यही एक एंट्रेंस थी हर्ष वाले पोर्शन में आने के लिए। तो जो भी अगर बाहर से भी कोई आएगा या किसी को आना भी है तो वो पूरा जीना चढ़ के पूरा ट्रेस क्रॉस करके और फिर इसके घर में आएगा। तो इसलिए वो खिड़की बनाई गई थी कि अगर कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है या घंटी बजा रहा है तो आप खिड़की से देख पाएं कि है कौन। तो वो खिड़की से झांक कर ये देखने लगा कि वो साया में ऐसा क्या फेमिलियर है और क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें ऐसी बात है जो वो पॉइंट नहीं कर पा रहा है, जिस पे वो फिंगर नहीं रख पा रहा है। जब उसने खिड़की से झांका तो साया गायब था। सब कुछ वैसा का वैसा था जैसा होना चाहिए। कोई साया नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई शैडो नहीं, बस वही पौधे वहीं रखे हुए। उसको एकदम से याद आया कि 1 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुका है ऑफिस के लिए, उसको ऑफिस में काम ज़्यादा होगा, बॉस भी उसकी डांट लगाएगा। फटाफट वो तैयार हुआ और तैयार होने के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकल रहा था, उसने एक बार फिर से अपनी मोबाइल की लाइट डाल के एक बार चेक किया। आप चेक ज़रूर करते हैं अगर आपको एक डर हो कि जब वहाँ आप कदम रखने वाले हैं वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसका होना आपको आपके अंदर एक डर पैदा कर सकता है। एक बार उसने पूरे में सर घुमाया, कुछ नहीं था। दरवाज़ा खोला, एकदम पीछे मुड़ा, दरवाज़ा लॉक किया और सीधा टेरेस क्रॉस करके नीचे उतरा और अपनी गाड़ी के पास अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। रास्ते में उसके दिमाग में यही थॉट थी कि यार क्या ऐसी चीज़ है उस साए के बारे में जो वो फिंगर पॉइंट नहीं कर पा रहा। ये सोचते सोचते फिर से वो होलकर ब्रिज के उसी स्पॉट के पास पहुंच चुका था जहां उसने 2 बार उस बच्चे को देखा। इस बार भी उसकी नज़रें उसी बच्चे को ढूंढ रही थीं, लेकिन इस बार वो स्पॉट खाली था, वहां कोई बच्चा नहीं था। एक साई ऑफ रिलीफ सी आ गई उसके अंदर। उसको लगा ये वहम ही होगा जो अब नहीं है, अब सब ठीक है। वो होलकर ब्रिज क्रॉस करा, सीधा मगरपट्टा की तरफ पहुंचा, अपने ऑफिस के पार्क में पहुंचा, ऑफिस गया। जब वो अपने डेस्क पर बैठा रोज़मर्रा की तरह काम कर रहा था, जो कि इतना ज़्यादा नहीं था जितना उसको लग रहा था, और थोड़ा हल्का हाथ वो रख रहा था काम पर, तब उसको लगा कि यार उस जगह के बारे में जहां उसने उस बच्चे को देखा है, होलकर ब्रिज के बारे में, उस जगह के बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च तो करे कि क्या है और कुछ है भी उसमें बात, या कोई कोई कहानी जुड़ी है, कुछ हिस्ट्री जुड़ी है, कुछ है, क्या है। तब उसने सर्च किया और तब उसको रियलाइज हुआ कि पुराना होलकर ब्रिज जो पुणे में है, पुराना होलकर ब्रिज, नया वाला नहीं, पुराना ओरिजिनल होलकर ब्रिज जो है वो मोर देन अ सेंचुरी से एज अ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन पुणे अराउंड के नाम से मशहूर है। यहाँ तक कि कई लोगों ने उस होलकर ब्रिज पर रात में साइटिंग्स होती देखी हैं, साए देखे हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने रुक कर चेक भी करा है, तब भी उनको लोगों किसी की आवाज़ आई है, किसी ने किसी के कान में कुछ बोला है। इस तरह की चीज़ें बहुत इंटरनेट पर उसने देखी। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये एक हॉन्टेड जगह है जहाँ से वो रोज़ इतने महीने से निकल रहा था। तो अगर वो जगह हॉन्टेड है तो उस बच्चे का क्या?
वो बच्चा उस ऐसी हॉन्टेड जगह पे उसको क्यों नजर आता है? वो बच्चा है भी या नहीं? ये सोच सोचकर उसके इंटरनली अब एक डर सा बैठ गया था उसके अंदर। अब वो उसके थोड़े से हाथ कांपे कि उसको रियलाइज तक नहीं हुआ था कि उसने जिस बच्चे को जिस जगह पर देखा था एक वो हॉन्टेड जगह थी। जब तक आपको पता नहीं होता ना किसी चीज़ के बारे में, तब तक आपको उससे डर नहीं लगता। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि वो जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं, हो सकता है डेविलिश भी हो, इविल भी हो, तब आपको डर ज़्यादा लगता है। वही इस वक्त हर्ष के साथ हो रहा था। और क्योंकि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था, सोच रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अपने ऑफिस में हो गया डिलेड, लेट हो गया निकलने में। उसकी शिफ्ट 11 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसको निकलते निकलते बज गया था 1। बाय द टाइम वो होलकर ब्रिज क्रॉस करके अपने अनुपम नगर की तरफ बढ़ा, वो एक क्वाइट पुणे आफ्टरनून बन गई थी, विंटर आफ्टरनून, जिसमें बहुत कम लोग उसको अनुपम नगर पर उसमें रोड पर नज़र आ रहे थे। वो जाके सीधा अपने घर के पास पार्किंग में पहुंचा, गाड़ी लगाई, निकल अपना लैपटॉप बैग निकाल ही रहा था कि उसको अपने लैंडलॉर्ड के ग्राउंड फ्लोर के आयरन गेट की आवाज़ आई खुलने की। जब उसने पलट के देखा तो मिस्टर रानाडे वहीं खड़े हैं, उसी स्टाइल में, कमर पर हाथ बांधे, आंखों में अजीब सा गुस्सा, अजीब सा फेस एक्सप्रेशन, ये बताने के लिए कि बॉस कुछ तो बात है जो ये करने वाले हैं और शायद वो हर्ष को पसंद नहीं आएगी। जैसे ही हर्ष उनकी तरफ बढ़ा, ग्रीट करा और मिस्टर रानाडे से बात शुरू करी। अब जब मिस्टर रानाडे एक टिपिकल 62-63 ईयर ओल्ड के लैंडलॉर्ड हैं, वहीं पले बड़े हैं, बाय बर्थ मराठी हैं, तो जब वो थोड़े से गुस्से में होते हैं तो उनके मुंह से मराठी ज़्यादा और हिंदी कम निकलती है। तो हर्ष जो है, अब क्योंकि उसको इतने महीने हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत टूटा टूटा वो मराठी समझ लेता है और बाकी जो है उसको तोड़ मोड़ के एक सार बना लेता है उसका, जो भी मिस्टर रानाडे बोल रहे होते हैं। तो मिस्टर रानाडे बोलते हैं, हर्ष गैस नहीं चाहिए हमें, मैंने तुम्हें बोला था गेस्ट नहीं मतलब नहीं, फिर गेस्ट क्यों आते हो? क्यों हमारे घर में गेस्ट आते हैं? उस टाइप गेस्ट अलाउड नहीं है। तो हर्ष थोड़ा सोच में पड़ गया, गेस्ट? कौन सा गेस्ट? इससे पहले कि वो बोल पाता, एकदम से मिस्टर राणा बोले, ऐसे ना छुपा छुपा के किसी लड़की को ही लाया जाता है गेस्ट करके। तुम किसी लड़की को लेके आया, लड़की को छुपा रखा है, क्या मतलब है? ये शरीफ घर के लड़के करते हैं। हर्ष के दिमाग में आया कि यार कल ही उसकी रिधिमा की बात हो रही थी कि रिधिमा अपनी जॉब यहाँ करेगी, यहाँ आएगी, उसको यहाँ पीजी भी चाहिए होगा। तो हर्ष ने सोचा था कि कुछ दिन वो चुपके से अपने साथ रख लेगा उसको, रिधिमा को, और जब पीजी मिल जाएगा तो छोड़ाएगा। ऐसा तो नहीं कहीं हर्ष और रिधिमा की बातें सुन लियो। ये सब बात उसके दिमाग में चल रही थी। फिर वो बोल पड़ा, कौन सा गेस्ट मिस्टर रानाडे? मेरे साथ कोई नहीं रहता और मैं यहाँ रहता ही कितना हूँ, आपको पता तो है मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स। मेरे साथ कोई नहीं रहता यहां पर। झूठ मत बोलो हर्ष, कल मैंने देखा तुम्हारे साथ पीछे पीछे एक गेस्ट तुम्हारा गया। मुझे लगा कि शायद किसी को खाना खिलाना होगा, कुछ हेल्प करना होगा, इसलिए तुम्हारे साथ गया, लेकिन उसके बाद वो नीचे नहीं आया। इसका मतलब गेस्ट ऊपर ही है। और देखो देखो मिसेस रानाडे के पौधों के साथ क्या हुआ है। मिसेस रानाडे को हर्ष ने बाहर आते हुए देखा। उनके चेहरे पर एक जेन्युइन उदासी थी, एक जेन्युइन सैडनेस थी। वैसे वो एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन औरत थी जो हर्ष को बहुत अच्छे से हमेशा से ग्रीट करती थी, अपने बच्चे की तरह शायद उसको ट्रीट भी करती थी, मिस्टर रानाडे से तो बहुत बेहतर उसको ट्रीट करती थी। और उनके चेहरे पर वो सैडनेस देख के वो वाकई कंसर्न हो गया, क्या हुआ ऐसा? तब मिस्टर और मिसेस रानाडे ने बताया कि उनके जितने पौधे ऊपर पैरापेट के पास रखे हुए हैं वो एक ही रात में सारे के सारे मर गए हैं। एक ही दिन में एक भी पौधा नहीं बचा है। सब के सब अचानक कैसे मर सकते हैं? वो हर्ष को क्वेश्चन कर रहे थे कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है या उसके गेस्ट ने ऐसा क्या किया है। हर्ष बार बार यही बोलता रहा कि उसका कोई गेस्ट नहीं है और उसने पौधों को कुछ नहीं किया। मिस्टर रानाडे, मैंने आपके पौधों को नहीं मारा,
ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करता, टाइम पर रेंट देता हूँ, मुझे पता है आप किस तरह से मेंटेनेंस में झोल झाल करते हो ज़्यादा पैसा निकालने के लिए, मैं तब भी कुछ नहीं कहता। आप प्लीज़ साइड हो, मुझे नहीं पता आपके पौधों को क्या हुआ, फ्रैंकली मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे अपने रूम में जाना तो आई नीड टू स्लीप। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया और पीछे मिस्टर रानाडे बहुत उसको कुछ मराठी में बोलते रहे, जो उस वक्त उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो उसको डिसाइफर करे। बस वो सीढ़ियों पर चलता चला गया और अपने घर में एंटर हो गया और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि मिस्टर रानाडे को उसकी आवाज़ सुनाई दे। अगली सुबह भी हर्ष देर से ही उठा। अचानक से उसकी आंख खुली और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो फिर से लेट है। उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि यार ये हैबिट से बन गई है, वो 2 डेज इन अ रो ऑफिस में लेट नहीं हो सकता। उसकी वैसी उसके बॉस से नहीं बन रही है, उसका बॉस उसको कुछ ना कुछ काम देता रहता है, उसके कर्ज करता रहता है, वो अपने बॉस को अंदर अंदर गालियाँ देता रहता है, वो 2 दिन लगातार लेट नहीं हो सकता। और जब उठा तो उसको अजीब सा एक नॉशियस सी फीलिंग थी, अजीब सी उल्टी सी आ रही थी। उसको लगा शायद कुछ गलत खा लिया होगा। तब उसने जब याद करने की कोशिश करी कि उसने क्या खाया है, या उसने ये याद करने की कोशिश करी कि घर आने के बाद उसने क्या क्या किया, तो सब ब्लैंक था। उसको कुछ भी याद नहीं आया। ऐसा जैसे वो वक्त किसी ने बिल्कुल इरेज कर दिया उसके माइंड से। वो टाइम, वो चीज़ें जो करी वो बिल्कुल इरेज थी। खैर उसको ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो उसने इस थॉट को साइड रखा और तैयार होने चला गया। तैयार वैयार हुआ और अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में रोज़मर्रा की तरह वो काम कर रहा था। काम करते करते थोड़ा थक गया। उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी। जब वो पूरी रिपोर्ट उसने सबमिट करी, उसके बाद उसको थोड़ी थकान महसूस हुई, तो उसने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। उठा, थोड़ी कमर उमर सीधी करी और सीधा ऑफिस के गेट के मेन गेट के बाहर गया, क्योंकि उसको ना सिगरेट पीने का मन कर रहा था। पुणे आके उसने सिगरेट की आदत भी थोड़ी शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ कोई टोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, और जब आप अकेले होते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसी आदतें लगी जाती हैं। तो खैर वो बिल्कुल मेन गेट के बाहर, क्योंकि कोई स्मोकिंग एरिया कंपनी ने नहीं बनाया था, तो आपको गेट के बाहर एक गार्डन सा था, वहाँ पर खड़े होकर आपको सिगरेट पीनी होती थी। वहाँ जाके सिगरेट लाइट करी उसने और एक लंबा कश लिया, और उसके बाद जैसे लाइट ऑफ सी हो गई उसके दिमाग की, बिल्कुल ब्लैंक। उसके बाद जब उसको होश सा आया और उसको रियलाइज हुआ कि वो इसी दुनिया में है, तो वो वहां नहीं था जहां उसने सिगरेट पी थी। वो ऑफिस के किसी बेसमेंट में था और उसकी ना चोट लगी हुई थी। उसका सर भी दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने मारा हो और लगा हो कोई चीज। और वो बेसमेंट में क्या कर रहा था, यहां कैसे पहुंचा, कब आया? फिर से सब ब्लैंक था। वो याद भी नहीं कर पा रहा था कि इससे पहले वाले मोमेंट में हुआ क्या। सिगरेट का एक ही तो कश लिया था, सिगरेट कहाँ गई, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। खैर वो उसके हाथ में भी लगी थी और थोड़ा पैर में भी दर्द हो रहा था, और सर में तो बहुत ज़्यादा एकदम से जैसे किसी ने कोई चीज़ हैवी मारी हो, ऐसा दर्द हो रहा था। वो बेसमेंट से धीरे धीरे बाहर निकला। बाहर निकलते ही वहां की सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया और सीधा एचआर के रूम में ले गए। सिक्योरिटी क्यों पकड़ रही थी उसको, और एचआर के रूम में ऐसा क्या था? एचआर के रूम में पहुंचे तो एचआर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला कि तुमने ठीक नहीं किया है, नाउ देयर विल बी अ डिसिप्लिनरी एक्शन। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था हर्ष के कि डिसिप्लिनरी एक्शन, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर हर्ष को दिखाया गया सीसीटीवी फुटेज। जब उसको सीसीटीवी दिखाया गया तब जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए थे। सीसीटीवी में वो अपने बॉस केतन के साथ था। सीसीटीवी फुटेज में जो टाइम था वो टाइम, और जब वो सिगरेट पीने उठा था अपने डेस्क पर लास्ट टाइम देखकर, उस टाइमिंग में हाफ एन आवर का डिफरेंस था। यानी कि सिगरेट पीने के तकरीबन 20-25 मिनट बाद, हाफ एन आवर बाद वो केतन के पास आया और सीसीटीवी में दोनों आर्ग्यू करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी देर तक दोनों में बहस चलती रही, क्योंकि सीसीटीवी में
हैंड जेस्चर से, फेस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में लगे हुए हैं। और हर्ष बहुत गुस्से से उसकी तरफ उंगलियां भी कर रहा है और कुछ उंगली से दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कोई चीज़ गुस्से में बोल रहा हो। और फिर हर्ष ने जो किया सीसीटीवी फुटेज में, वो देखकर हर्ष खुद हैरान था। उसने पास के एक डेस्क से पेपर वेट उठा के अपने बॉस केतन के सर पे दे मारा। एक बार नहीं, कई बार मारा। और फिर वो स्कफल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो उसके ऊपर चढ़ के उसको मारने लगा। फिर सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी ने दोनों को अलग जैसे ही किया तो हर्ष वहाँ से भाग गया। और फिर हर्ष को ढूंढने लगे लोग। हर्ष को ये देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ठीक है, उसके बॉस से नहीं बन रही थी। उसका बॉस उसको एक बहुत ही गंदा गलीस इंसान लगता था जो सारा काम अपना उससे कराया करता था, लेकिन इतना हद तक हर्ष नहीं कर सकता। उसके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसका पूरा करियर इस पर डिपेंड था। ये कैसे हरकत हो सकती है? ये देखकर हर्ष की आंखों में आंसू से आ गए थे। एचआर ने उसको अपना आईडी और लैपटॉप सबमिट करने को बोला और बोला कि अब डिसिप्लिनरी एक्शन जब होगा तब उसका जो डिसीजन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टिल देन ही इज़ ऑन लीव विदाउट पे। अब शायद उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा क्योंकि ये ऑफेंस शायद माफ़ी के लायक भी नहीं है। उसको समझ नहीं आया। वो सोचता सोचता अपनी गाड़ी तक गया, अपना खाली बैग लेकर वहाँ पहुँचा, बैग पीछे रखा और गाड़ी में रोता रोता बैठकर गाड़ी चलाने लगा अपने घर की तरफ। रास्ते में उसको एहसास हो रहा था कि ये क्या कर दिया और इतना ब्लैंक कैसे हो सकता है। वो उसको कुछ याद क्यों नहीं है। सुबह के 7 बजे होंगे उस वक्त। पुणे के रोड्स अभी भी खाली थे। इक्का दुक्का साइकिल इधर उधर दूध की नज़र आ रही थी, दूध वालों की जो इधर उधर जा रहे थे, या अखबार वाले नज़र आ रहे थे। ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं और इसी खाली रोड पर वो अपने ही थॉट के साथ चलता चला रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेयर व्यू मिरर पे पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र रेयर व्यू मिरर पे पड़ी, उसकी चीख निकल गई और उसने एकदम से ब्रेक लगाया क्योंकि उसने रेयर व्यू मिरर में उसी बच्चे को या उस बच्चे के एक हिस्से को पीछे बैठे हुए देखा था, उसके बैग के साइड में, जैसे कोई दरवाजे की साइड बैठा हो और उसका एक हिस्सा रेयर व्यू मिरर में दिखाई दे रहा हो। वही खाकी शॉर्ट्स, वही गंदी वाइट टी शर्ट उसने उस बच्चे की देखी और एकदम से उसने ब्रेक लगाया और एकदम से पीछे मुड़ के देखा। कोई नहीं था, ना बच्चा था, ना कोई साया था, ना कोई फिगर था, कुछ नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने अभी इतना श्योर था कि उसने रेयर व्यू मिरर में बच्चे का हिस्सा देखा था लेकिन कोई भी नहीं था। उसको लगा कि यार ये इसके दिमाग में क्या हो रहा है, क्यों वो ऐसे एकदम से टाइम खो रहा है और उस ब्रेन फॉग सा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो बहुत ध्यान से कॉन्शियसली गाड़ी चलाने लगा। किसी तरह से घर पहुंचा तो घर पहुंचा, गाड़ी खड़ी करी। गाड़ी खड़ी करने के बाद गाड़ी से निकला, लैपटॉप बैग निकाला और जैसे ही निकाल के खड़ा हुआ उसने देखा रोड के उस पार, बिल्कुल उसके सामने, घर के सामने, उसकी गाड़ी के सामने वो बच्चा दिन की रोशनी में। ऐसा भी नहीं है कि कोई भूत प्रेत है जो सिर्फ रात में निकल के आते हैं। ये बच्चा दिन की रोशनी में उसको उस पार खड़ा हुआ साफ नजर आया है। वही खाकी पैंट्स, वही गंदी वाइट टी शर्ट, वही चेहरा जो अब इतना पेल लग रहा था, इतना लाइफलेस लग रहा था जैसे किसी डेड बॉडी का होता है, बिल्कुल लाइफलेस। और एक टक हर्ष को घूरे जा रहा है इस ऐसी डीप आईज से जैसे उसके अंदर झांक लेगा हर्ष के। और हर्ष बिल्कुल सीधा खड़ा होके कांपते हुए हाथों से उसको देख रहा है कि अचानक पीछे से मिस्टर रानाडी ने आके उसको हिलाया। हर्ष, क्या तुमको बोला है इधर गाड़ी नहीं खड़ी करना? फिर तुम गेट के सामने गाड़ी खड़ी करता है। इधर नहीं खड़ी करना है, आने जाने में दिक्कत होता है, उधर हटाओ। हर्ष आंखें फाड़ के उस बच्चे को देख रहा है
फिर उसी नज़रों से मिस्टर रानाडे को देखता है। वो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उधर देखता है, अब वो बच्चा धीरे धीरे हर्ष की तरफ बढ़ रहा है। जब उस बच्चे को वो बढ़ते हुए देखता है अपनी तरफ, तो वो जैसे अपनी सुध बुध खो देता है। वो मिस्टर रानाडे का हाथ हटाता है, कुछ बिना बोले बस सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ भागता है। पीछे से मिस्टर रानाडे उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं। उनकी वाइफ वहाँ खड़ी है, उनसे बोल रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सिर्फ भागता है, कांपते हाथों से अपने 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 उसका दरवाज़ा खोलता है, अंदर घुसता है, दरवाज़ा बंद करता है, अपने बेड पे जाता है, बेड पे लेटता है और एक कंबल ओढ़ लेता है। जैसे जैसे हम बचपन में नहीं करते थे, जब हम बहुत डर जाते थे रात में। जैसे पानी लेने उठे, फ्रिज कमरे के बाहर है, फ्रिज पे पानी लेने गए और एकदम भागते थे वहाँ से, जैसे कोई मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गया है, और अपने बेड पे आके एकदम से ऐसे सुकून सा मिलता था। बिल्कुल वैसे उसने किया। बेड पर गया, कंबल ओढ़ लिया और कांपते हुए अंदर बैठ के जैसे वेट करने लगा। और उसकी अब आंखों में आंसू आ गए। वो रो रहा है बच्चे की तरह। और इस वक्त उसको अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं। इस वक्त उसको अपना घर ही बहुत याद आ रहा है कि अचानक अचानक उसको फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। बाहर नहीं, अपने ही घर के अंदर, अपने कमरे के बाहर, उस हॉल में जहां उसका पहला रूममेट राजेश सोया करता था। अभी ये फुटस्टेप्स थोड़े लाइट से हैं, जैसे कोई बच्चा नंगे पैर पूरे घर में भागता है ना, या चलता है, उस तरीके के फुटस्टेप्स हैं। वो एकदम डर जाता है और डरते डरते हल्के से चादर हटाता है और रोते रोते उसमें बोलता है, कौन है, क्या चाहते हो तुम मुझसे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। ये कहते ही फुटस्टेप्स एक बच्चे के फुटस्टेप्स से बदल के हैवी, बहुत हैवी फुटस्टेप्स बदल जाते हैं। जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ या बहुत भारी इंसान या बहुत लहीम शहीम इंसान बहुत हैवी फुटस्टेप्स से चल रहा हो। ये सुनते ही वो इतना डर जाता है कि कंबल पूरा अपने ऊपर ओढ़ के कांपने लगता है और ज़ारों कतार रोने लगता है। वो इधर बैठा हुआ रो रहा है, ज़ारों कतार रो रहा है, और उधर से उसका अपना ही रोना एको ओके वापस आ रहा है। लेकिन वो रोना इसका रोना नहीं है, वो जैसे कोई इसके रोने का मजाक बना रहा है। जैसे कोई है वहां पर जो जानता है ये रो रहा है, लेकिन इसकी तकलीफ का, इसकी मिजरेबल स्टेट का उसको मजा आ रहा है देखकर, और वो उस चीज का मजाक बना रहा है ऐसे। और वो अपने कान पर हाथ रख के छोड़ दो मुझे कह के बस रोए चले जा रहा है, और कंबल उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और जैसे वो बेहोश सा हो गया। उसके बाद अब जब उसकी आंख खुलती है, धीरे धीरे वो कॉन्शियस होता है हल्के हल्के, तो वो देखता है कि उसके कमरे में मिस्टर रानाडे, मिसेस रानाडे और 2 लोग और कोई उसके कमरे में खड़े हुए हैं। आंखें मीचता हुआ, उसे एडजस्ट करता हुआ दिखता है, मिस्टर रानाडे आप। तब एकदम से मिस्टर रानाडे उसके क्लोज आते हैं, और इस बार वो लैंडलॉर्ड की तरह नहीं, एक ऐसे गार्जियन, केयर टेकर की तरह बात करते हैं, जैसे वो उसका ख्याल रख रहे हों। तो उन्होंने उसको बताया कि जब हर्ष अपने ऑफिस नहीं गया रात को, वो सुबह उठा नहीं, कहीं गया नहीं, ना उसके रूम की लाइट जली, ना हर्ष बाहर आया, तो वो थोड़ा सा चिंतित हो गया। जब सुबह मिसेस रानाडे अपने प्लांट्स को, अपने पौधों को पानी देने आई, तब उन्होंने देखा कि ताला नहीं लगा है। इसका मतलब हर्ष अंदर ही है। और वो उन्होंने आवाज़ भी दी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। बार बार खटखटाया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर उन्होंने मिस्टर रानाडे को बुलाया। मिस्टर रानाडे भी बहुत बार उसको आवाज़ दी, उसको बुलाया, लेकिन उसने आवाज़ नहीं दी, उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। फिर उन्होंने स्पेयर की ला के दरवाज़ा खोला, देखा कि वो वहाँ पर लेटा हुआ है, उसको बुखार है, इसलिए वो उसके पास रुक गए। उस वक्त वाकई उसको बहुत बुखार था। तो उन्होंने बोला कि बेटा, तुम अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर दो और वो आ जाएंगे, तुम्हारा ख्याल रखने। इतने तुम एक काम करो, मेरे साथ नीचे चलो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कुछ खाया नहीं है, तुम्हारा ख्याल भी रखना है ना, और मेडिसिन भी नीचे है। तो वो चारों लोग
मिसेस रानाडे, मिस्टर रानाडे, वो दो और जो एक्स्ट्रा थे उनके साथ, उनके मिस्टर रानाडे जिनको लेके आए थे, वो चारों मिलके किसी तरह से हर्ष को नीचे ले गए। हर्ष उस वक्त भी थोड़ी एक ऐसी हालत में था जैसे बहुत वक्त तक वो शायद बेहोश था या क्या था, उसको हल्का हल्का सर में दर्द भी हो रहा था, हल्का सा नॉशियस भी फील हो रहा था। उसी हालत में वो उसको नीचे ले गए। नीचे ले जाके उन्होंने हर्ष को पहले मेडिसिन दी, पानी पिलाया, उसको थोड़ा रेस्ट करने को दिया, फिर उसके पास बैठे रहे, उसके चारों उसके पास बैठे रहे, जैसे उसके हर मूव को मॉनिटर कर रहे हो कि अब वो ठीक है नहीं है। तब मिस्टर रानाडे ने उसको बोला या पूछा, हर्ष, मैंने देखा उसे जो तुमसे चिपटा हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या किया तुमने ऐसा, और ये हमारे घर कैसे आ गया? मिस्टर रानाडे जब ये बात बोल रहे हैं तो उनकी आवाज में एक फर्मनेस भी है और एक कंसर्न भी है। मैं उसी दिन समझ गया था हर्ष, जिस दिन हमारे सारे पौधे मर गए थे, जब तुम एकदम से भागे ना, मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया, क्योंकि पौधे मरने वाला ना तभी होता है जब कोई शैतानी ताकत वहां पर मौजूद हो। हर्ष को ना मिस्टर रानाडे की ज्यादा बोलने की आदत पसंद नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो मिस्टर रानाडे बोल रहे थे उसके लिए हर्ष बड़ा थैंकफुल था। जैसे हर्ष के थॉट्स को उन्होंने वर्ड्स दे दिए हों, जैसे हर्ष जो बहुत दिन से किसी से कहना चाहता था, बहुत दिन से उसके दिमाग में कहीं चल रहा था, बहुत दिन से वो किसी से बात करना चाहता था, वो मिस्टर रानाडे उससे बोल रहे थे। और उसके ना दिल में एक इत्मीनान था कि कोई उसका दर्द समझ रहा है, कोई उसकी कंडीशन समझ रहा है, कोई वो समझ रहा है कि उसके साथ उस वक्त क्या गुजर रही है। रोक दिया, ये सुनते ही हर्ष रो दिया, और रोते रोते उसने सारा किस्सा मिस्टर और मिस्टर रानाडे के सामने बिल्कुल साफ तौर से रख दिया। वो होलकर ब्रिज, वो बच्चा, वो पुकारना, वो दोबारा उस बच्चे का देखना, वो सीसीटीवी फुटेज, वो उसका बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, वो सब कुछ बता दिया उसने। जब हर्ष ने सारा का सारा जो उसके साथ अभी तक हुआ मिस्टर रानाडे को बताया, तब शायद जैसे उसके दिल में भी एक इत्मीनान सा था कि किसी को तो वो बता पाया। रो रहा था वो, रोते रोते सिर्फ एक ही सवाल पूछा उसने, वो तो बच्चा है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? तो मिस्टर रानाडे बोले, तुम्हें वो बच्चा दिख रहा है हर्ष, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी शैतानी ताकतें बच्चों के रूप में भी आती हैं, बच्चों की शक्ल लेके, और तुमने उसको पुकार लिया। अब तुम जैसे उसका शिकार बन गए हो, तुम्हें उसने मार्क कर लिया है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पीछे है। तुम जहां जाओगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन वो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने अपने घर को सॉल्ट से मंत्र पढ़ के क्लेंज करके बांध दिया है। तुम अभी के अभी अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो और उनको यहाँ आने को बोलो, मैं भी बात करूँगा। हर्ष ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और अपनी माँ को फ़ोन किया। पहले माँ से बात करी रोते रोते, फिर उन्होंने हर्ष के फादर से बात कराई। हर्ष उनको चीज़ें बता रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हर्ष आखिर बोल क्या रहा है। फिर मिस्टर रानाडे ने फ़ोन लेकर पूरी बात उन दोनों को समझाई। वो फ़ौरन के फ़ौरन उन्होंने बोला कि हम जयपुर से निकल रहे हैं, हम पुणे पहुंच रहे हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा। इतने हर्ष को मिस्टर रानाडे ने अपने केयर में रखा, उसको वहाँ सुला दिया। जब हर्ष की आंख खुली तो बहुत वक्त बाद उसने अपनी माँ का हाथ अपने सर पे महसूस किया। जब उसकी आंख खुली तो उसकी माँ उसके सामने थी, उसके पापा उसके सामने थे, दोनों रो रहे थे। उन दोनों को देखकर उसके भी आंखों में आंसू आ गए और वो लिपट कर उन दोनों से रो पड़ा। उसके बाद जब हर्ष का थोड़ा खाना पीना हो गया, उसने थोड़ा बेटर फील करने लगा अपनी माँ के प्रेजेंस में, अपने पापा के प्रेजेंस में, तब सारे लोग वहाँ बैठे। मिस्टर रानाडे भी बैठे, मिसेस रानाडे भी थे, वो दोनों लोग भी थे जो उनके साथ थे, हर्ष के माँ बाप थे और हर्ष था। जब सब लोग बैठे, फिर मिस्टर रानाडे ने पूरी बात बताई। मिस्टर रानाडे को शक तो उसी दिन हो गया था जब सारे के सारे पौधे एक साथ मर गए थे,
और जब हर्ष उस दिन उनका हाथ छुड़ाकर भागा है और उसके चेहरे पर उन्होंने एक डर देखा है, तब उनका शक और मजबूत हो गया था। उसके बाद जब मिसेस रानाडे पौधों में पानी देने ऊपर गई थी और उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, इन लोगों ने चेक किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। जब मिसेस रानाडे नीचे आ गई, मिस्टर रानाडे को इन्फॉर्म किया, मिस्टर रानाडे अपनी स्पेयर की लेके ऊपर गए। पहले उन्होंने खटखटाया। उस वक्त मिस्टर रानाडे अकेले थे, स्पेयर की उनके हाथ में थी। पहले उन्होंने दरवाजे पे खटखटाया और हर्ष का नाम पुकारा। अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने थोड़ा और खटखटाया, ज़ोर से आवाज़ लगाई, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं था। फाइनली उन्होंने स्पेयर की से ताला खोला, दरवाज़ा खोल के अंदर गए। अभी भी वो हर्ष का नाम पुकार रहे हैं, तब भी कोई रिस्पांस नहीं है। वो उसके कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक उनको उसके कमरे में एक मूवमेंट महसूस हुआ। हालांकि घर में अंधेरा था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की लाइट आ रही थी कमरे में, तो हल्की चीज़ें दिख सकती थी। उनको एक मूवमेंट महसूस हुआ। वो हर्ष का नाम पुकारते पुकारते और आगे बढ़े। उन्होंने देखा हर्ष अपने बेड पर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने देखा, उसको देखकर मिस्टर रानाडे के भी होश उड़ गए थे। उन्होंने देखा हर्ष के बिल्कुल पैरेलल एक ब्लैक, जेट ब्लैक कलर की एंटिटी फ्लोट कर रही है। और वो फ्लोट इस तरीके से कर रही है कि जैसे उसमें से दो चीज़ें निकलकर हर्ष को नीचे उसके मैट्रेस में दबा रही हैं। हर्ष लेटा हुआ है, बेहोश है। वो एंटिटी उसके पैरेलल ऐसे फ्लोट कर रही है हवा में, और उसको जैसे नीचे दबा रखा है, इतना कि मैट्रेस भी अंदर धंसा हुआ है। मिस्टर रानाडे ने जैसे ही ये देखा, उनके हाथ पैर कांप गए और वहाँ से वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सीधे भागे। बाहर से दरवाज़ा बंद किया है, नीचे गए हैं, मिसेस रानाडे को बुलाया और अपने दो साथियों को बुलाया और अपने उस फ्रेंड को बुलाया जो उनके साथ उनके स्पिरिचुअल हीलर हैं और जो उनके घर में अक्सर आते रहते हैं उनको स्पिरिचुअली हील करने के लिए या रिलीजियस मंत्र पढ़ने के लिए, क्लेंस करने के लिए उनको बुलाया गया। और उनको बुलाकर सारी बात उन्होंने बताई। फिर उन दोनों ने मिलकर अष्टविनायक के मंत्र पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ी और पहले ग्राउंड फ्लोर को सॉल्ट से बांधा। फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, अष्टविनायक के मंत्र पढ़ते हुए दोनों ऊपर की साइड गए हैं और चारों तरफ गंगा जल छिड़कते हुए गए हैं। वो मंत्र पढ़ के गंगा जल पे फूंकते, फिर गंगा जल चारों तरफ छिड़कते। इस तरह से करते हुए पहले जीने पे, फिर पूरे टेरेस पे, फिर पौधों के पास, फिर पैरापेट पे, फिर वॉशरूम के बाहर, फिर फाइनली घर के बाहर और फिर फाइनली घर के अंदर करते हुए पहुँचे हैं। और किसी तरह से उसके रूम में जाकर उन्होंने वही गंगा जल चारों तरफ छिड़का है। उसके घर को, उसके कमरे को भी फिर कहीं ना कहीं सॉल्ट से बांधा है। तब जाकर हर्ष को हल्का हल्का होश आना शुरू हुआ था, जब उसने मिस्टर रानाडे, मिसेस रानाडे और दो लोगों को देखा था अपने रूम में। ये उस वक्त की बात है जब ये सच मिस्टर रानाडे ने और उनके साथी ने और मिसेस रानाडे ने पेरेंट्स को और हर्ष को बताया। वो सारे के सारे शॉक में थे। फिर ये डिसाइड हुआ और मिस्टर रानाडे ने ये सजेस्ट किया, बोला कि उसी वक्त हर्ष को लेकर अष्टविनायक मंदिर जाओ और वहाँ जो मोरगांव में है और वहाँ जो बड़े पंडित जी हैं उनसे मिलो, उनको सारी चीज़ें बताओ, वो आपको इसका सही परमानेंट इलाज बताएंगे। फिर वो वहाँ पहुँचे, किसी तरह से वहाँ पहुँचे, उन बड़े पंडित जी से मिले और उनको पूरा किस्सा बताया। तब उन्होंने ये बताया कि ये कोई बच्चा नहीं है और ना ही ये कोई प्रेत आत्मा है, ना ही ये कोई ऐसी आत्मा है जो कभी इस दुनिया में हुआ करती थी और यहाँ से चली गई, जैसे कोई मर गया उसकी आत्मा है। ना, ये कोई ऐसी एंटिटी है जिसका जन्म इस दुनिया में हुआ ही नहीं है। ये कोई ऐसी एंटिटी है जो इतनी डेविलिश है, इतनी ईवल है, जो शायद शैतान की दुनिया में शायद पैदा हुई है और यहाँ आ गई है और बच्चे का रूप उसने ले लिया था। बस हुआ ये कि हर्ष गलत समय पे गलत जगह पे था और वहाँ उसने उस एंटिटी को पीछे से पुकार लिया। वो भी रात के उस पहर जब एंटिटी अपना शिकार ढूंढ रही थी।
अब उसने इसको कहीं ना कहीं मार्क कर लिया है और अब जब तक वो खामोश नहीं बैठेगी, जब तक ये इसको नुकसान नहीं हो जाता। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर कम से कम 3-4 घंटे पहले हर्ष की हीलिंग करी। मंत्र पढ़े गए, पूजा की गई, हवन किया गया, उसको एक स्पेसिफिक प्रसाद वहाँ पर बनता है उसके लिए, वो खिलाया गया और फिर पेरेंट्स को बोला गया, एक पूरी विधि समझाई गई, पूरी सामग्री दी गई और बोला कि अगले 3 महीने तक कम से कम हर शनिवार को ये तिथि उनको अपने ही मंदिर में जहाँ भी वो जाते हैं जयपुर में, वहाँ पर कंटिन्यू करनी है। जब उनको पूरी विधि और समझा दी गई, उनको बोल दिया गया कि उनको मंदिर में वो कंटिन्यू करना है, तब वो लोग वहाँ से निकले और जयपुर पहुँचे। जयपुर में उन्होंने ये तिथि कंटिन्यू करी, लेकिन सिर्फ 3 महीने में काम नहीं हुआ। ये तिथि, ये पूजा, ये सारी चीज़ें, हीलिंग उसकी कई साल तक चलनी पड़ी, क्योंकि उसके ब्लैकआउट्स रुक नहीं रहे थे। उसको अचानक से वो एक वक्त में गायब हो जाता था और फिर जब उसको होश आता था वो कहीं और होता था। ये ब्लैकआउट्स कई साल तक चले, लेकिन अब फाइनली हर्ष ठीक है। इस पूरे ऑर्डियल में, जयपुर में जो उसके साथ हुआ, उसमें पेरेंट्स ने मेडिकल चेकअप भी उसके करवाए, क्योंकि मंदिर के पंडित जी ने भी बोला था कि मेडिकल चेकअप्स भी होने ज़रूरी हैं। जो स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है उसके साथ साथ मेडिकल चेकअप में सीटी स्कैन भी हुआ, टेस्ट भी हुए, लेकिन किसी टेस्ट में, किसी स्कैन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लेकिन उसके ब्लैकआउट बहुत वक्त तक चलते रहे। फाइनली कई साल की जद्दोजहद के बाद, कई साल लगातार वो पूजा करके, लगातार वो तिथि करके, जब वो करते रहे, शिद्दत से करते रहे, दिल से करते रहे, तब जाके हर्ष बेहतर हुआ। और इस पूरे उसमें रिद्धिमा जयपुर ही रही। रिद्धिमा ने हर्ष का साथ दिया और आज रिद्धिमा और हर्ष मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड हैं। हर्ष बिल्कुल ठीक है, उस ऑर्डियल से, उस ट्रॉमा से हर्ष बाहर आ चुका है। लेकिन ये जो उसके साथ हुआ था, ये शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी डेविल एंटिटी का सामना करना पड़ता है और फिर वो बच जाते हैं वो टेल, वो कहानी हमें सुनाने के लिए। ये थी हर्ष की कहानी। आप सुन रहे थे सिर्फ द डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। और एज़ यूजुअल ये कहानी लिखी है हमारी राइटर मिस अनुश्री बासु ने। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उनको कमेंट्स में सराहना ना भूलें। अगर आपको मेरा नरेशन पसंद आया है, सुनाना पसंद आया है, तो एज़ यूजुअल आपके कमेंट्स के मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप किसी और पॉडकास्ट पे मुझे सुनकर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। साथ में एक घंटी लटक रही है, बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको ये पता लगता रहेगा कि हम हर संडे एक नई कहानी आपके लिए लाते हैं। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, अब हम स्पॉटिफाई पर भी मौजूद हैं द डर डायरीज के नाम से। प्लीज़ 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 स्पॉटिफाई पर जाके हमें सुने। वहाँ पर वीडियो और ऑडियो दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। हमें प्लीज़ सुने और ऐसे ही प्यार, ऐसे ही मोहब्बत देते रहें। आप सुन रहे थे द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।